बात नहीं। मित्रों आएंगे सारे के सारे लोग। आज हम लोग अब चालू करने जा रहे हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 से। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है, तो अभी तक हम लोगों ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रखा है और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कितने यूनिट्स हमारे हो चुके हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हमारे 6 यूनिट्स हमारे हो चुके हैं, ठीक है ना। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 6 यूनिट्स हमारी पूरे पूरे निपट चुके हैं और अभी हमारा जो अगला यूनिट है वो है कौन सा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंपनीज एक्ट को, फिर इसके अलावा सेल ऑफ गुड्स एक्ट में 4 यूनिट्स है, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बचे हुए जो 3 यूनिट्स है वो भी हम लोग इसके बाद यहाँ पे फिनिश करेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे पार्टनरशिप एक्ट को कवर करेंगे, फिर एलएलपी एक्ट को कवर करेंगे और फिर इंट्रोडक्शन करके एक जो चीज है ना उसको भी हम लोगों को यहाँ पे कवर करते हुए चलना है, ठीक है ना। सारे लोग समझ रहे हैं क्या बात को, बोलो जल्दी से, है ना। फिर नेगोशिएबल भी पढ़ना है, बराबर है, फिर नेगोशिएबल भी अपन लोगों को पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। चलो मित्रों अगर मैं बात करूं आपके साथ तो हम लोग क्या देख रहे हैं, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 को मैं आपको यहां पे पढ़ाने जा रहा हूं। अब सबसे पहली बात, 1930 का मतलब क्या होता है। 1930 का मतलब होता है कि ये जो एक्ट है ना, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ये कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस किया गया, ये कौन से ईयर में भारत की जनता के ऊपर एप्लीकेबल हुआ, उसे बोला जाता है क्या, उसे बोला जाता है, मतलब उस ईयर का नाम यहां पे डाला जाता है। जैसे देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में आया था, तो 1872 वहां पे लिखा हुआ था। अब सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में आया है, तो सर अपन लोग सेल ऑफ गुड्स एक्ट का नाम यहां पे डाल के रखते हैं 1930 का, बराबर। तो सर ये 1930 का मतलब समझ गया। अब एक्ट का मतलब क्या होता है, देखो यार क्या होता है, सबसे पहले ना बेटा एक ड्राफ्ट प्रिपेयर किया जाता है, एक रफ वर्क प्रिपेयर किया जाता है। उसके बाद वो रफ वर्क को प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट के अंतर्गत। कहां प्रेजेंट किया जाता है, बोलो, पार्लियामेंट के अंतर्गत प्रेजेंट किया जाता है। अब पार्लियामेंट में दोनों चीजें होती है, एक होती है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के समक्ष, दोनों के सामने ये चीजें रखी जाती है, दोनों से अप्रूवल लिया जाता है। क्या कहा मैंने, बोलो जल्दी से, दोनों से अप्रूवल लिया जाता है। अब सर अगर दोनों से अप्रूवल लिया जाता है और उसके बाद फिर प्रेसिडेंट का अप्रूवल देना पड़ता है, और एक बार प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिल गया, वो रफ वर्क जिसके ऊपर दोनों हाउसेस ने परमिशन दिया और प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिला, तो मैं कहूंगा आप के साथ ये, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये एक एक्ट बन जाता है, ये एक लॉ बन जाता है। मतलब भारत की जनता को इस लॉ को मानना होगा, अगर नहीं मानोगे तो हम आपको सेक देंगे फटकों से। मतलब आपको फटके भी पड़ सकते हैं और आपको पेनल्टी भी लग सकती है। फिर से, आपको फटके भी पड़ सकते हैं, आपको पेनल्टी भी लग सकती है। फटके और पेनल्टी दोनों चीजें आपको लग सकती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्या आप समझे इतना? यस सर। तो ये हो गया एक्ट का मतलब। अब सर देखो ये जो एक्ट है ना, ये बेसिकली एक्ट आया किसके लिए है। देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक जनरल एक्ट था बेटा, जो जिसका कोई नहीं होता उसका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता है। लेकिन सेल ऑफ गुड्स एक्ट का ऐसा नहीं है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट केवल और केवल गुड्स के सेल पर, गुड्स के बेचने पर लगता है। सवाल बनता है सर गुड्स क्या है। गुड्स का मतलब होता है एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। पानी की बोतल मूवेबल है, गुड्स है। मोबाइल फोन मूवेबल है, गुड्स है। चूहा मूवेबल है, गुड्स है। ये पेंसिल मूवेबल है, गुड्स है। ये आईपैड मूवेबल है, गुड्स है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अपने आप में क्या मानी जाती है, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अपने आप में गुड्स मानी जाती है। बोलो क्या मानी जाती है, गुड्स मानी जाती है। तो एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अपने आप में गुड्स होती है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट क्या कहता है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट यहां पे बात करता है कि जब आप गुड्स के बेचने के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, बहुत जहरीला बोला मैंने, जब आप गुड्स के बेचने के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, तो उसे बोला जाता है क्या सर, उसे बोला जाता है सेल ऑफ गुड्स। क्या बोला जाता है, बोलो, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। मतलब दो लोगों के बीच में, जैसे मैं और मेहता, मान लीजिए मैं मेहताब को ये पानी की बोतल बेच रहा हूं, तो ऐसे केस के अंदर जो लॉ कवर्ड होने वाला है वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट आएगा। वो कहेगा मैं कवर करूंगा इस ट्रांजैक्शन को, मैं सामने आऊंगा इस ट्रांजैक्शन के लिए। अगर आईजी सर और मेहताब के बीच में कोई भी दिक्कत आती है तो हम आएंगे उसके समक्ष और हम बताएंगे कि यहां पे क्या करना है। क्या आप इस बात को समझे? सारे लोग जल्दी जल्दी बोलो, क्या आप इस बात को बढ़िया से समझे? क्या
यस सर, एकदम बढ़िया से समझ गए करके, ठीक है ना। तो ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंतर्गत चीजें यहाँ पे आने वाली है। अब देखो सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सबसे पहला आप जानते हैं बेटा कि किसी भी एक्ट का सेक्शन नंबर 1 किसके बारे में बात करता है। मैंने आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के शुरुआत में भी बताया था कि कोई भी एक्ट हो इस दुनिया का, हमेशा उसका सेक्शन नंबर 1 उसकी एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात करेगा। किसके बारे में बात करेगा बोलो? एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात करेगा कि वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, उसके बारे में वो बात कर रहा है। यानी कि ये जो हम एक्ट के बारे में बात करेंगे वो एक्ट कहाँ पे एप्लीकेबल है, इस एक्ट का नाम क्या है उससे रिलेटेड भी बात करता है। समझना क्या कहा? नाम की एप्लीकेबिलिटी के ऊपर, उस एक्ट का नाम क्या है उससे रिलेटेड भी वो चर्चा करता है। और तीसरा अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ, तो तीसरा मैं कहूंगा आपके साथ, देखिए तीसरा कब से कि एक्सटेंट ऑफ कमेंसमेंट, या कब से कमेंस हुआ है, वो कमेंसमेंट से रिलेटेड भी बात करता है क्या? यस सर, वो कमेंसमेंट से रिलेटेड भी चर्चा यहाँ पे करता है। तो देखिए सबसे पहला जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है ना, इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। कहां पे एप्लीकेबल है बोलो जल्दी से? सर सेल ऑफ गुड्स एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, पूरे के पूरे इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल होता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट। होल ऑफ इंडिया के ऊपर इसकी एप्लीकेबिलिटी आ रही है। सर ये होल ऑफ इंडिया का मतलब क्या होता है? भारत की। अब सबसे सवाल ये बनता है कि सर इंडिया का मतलब क्या, व्हाट इज मेंट बाय इंडिया करके, अब ये भी तो सवाल बनेगा ना। तो सर इंडिया का मतलब क्या होता है? तो देखिए होल ऑफ इंडिया का ये मतलब है कि इंडिया की जमीन के ऊपर, इंडिया की जमीन जो है वो इंडिया के अंतर्गत आने वाली है, ठीक है ना। मान लीजिए नागपुर में मैं रहता हूं बेटा, मैं नागपुर के अंदर ये जो सनरिच नाम है इसका, सनरिच एक्वा की बोतल है, ये सनरिच एक्वा की बोतल मैं यहाँ पे मान लीजिए प्रियल को बेच देता हूं, तो मैं कहूंगा आपके साथ, इसको मैं कहूंगा ये जो ट्रांजैक्शन है ये किसके अंतर्गत आता है? ये सोगा के अंतर्गत आता है, क्योंकि मैंने ये ट्रांजैक्शन का हुआ, ट्रांजैक्शन हुआ गुड्स को बेचने का हुआ, इंडिया के अंतर्गत हुआ, सोगा की एप्लीकेबिलिटी उसके ऊपर आ गई। पहला पॉइंट, ठीक है, पहला पॉइंट सोगा की एप्लीकेबिलिटी से रिलेटेड क्या है? इंडिया के अंदर आता है, इंडिया की जमीन। क्या आता है बोलो जल्दी से? इंडिया की जमीन। सिर्फ और सिर्फ जमीन नहीं बेटा, इंडिया के ऊपर की जो हवा होती है ना, वो भी इंडिया के अंतर्गत आती है। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बात करूं, जैसे देखिए मान लीजिए नागपुर से उड़ के मैं जा रहा हूं लखनऊ। अब नागपुर से लखनऊ हम लोग जा रहे थे, एमबी सर अचानक से बोलते हैं यार बड़ी ही प्यास लग रही है करके। मैंने कहा बुला लूं करके, तो एमबी सर बोलता है बुला ले। मैंने कहा एयर होस्टेस जी इधर आइए पानी लेके आइए। एमबी सर कहते हैं यार कुछ ठंडा पीने का मन कर रहा है करके। मैंने कहा क्या चाहिए बोलो एमबी सर। एमबी सर ने बोले एक काम करते हैं 2 कोक बुलाते हैं, डाइट कोक बुलाते हैं। मैंने कहा बिल्कुल बुलाते हैं, कोई टेंशन नहीं। हमने 2 डाइट कोक बुलाई बेटा, किससे? एयर होस्टेस से। हमने इंडिया के ऊपर, समझना इंडिया के ऊपर हम हवा में हैं। मैं एमबी सर ने कहा लगता है आईजी सर इसके ऊपर सेल ऑफ गुड्स एक्ट की एप्लीकेबिलिटी नहीं होंगी ना। मैंने कहा एमबी सर यही तो बात है, आप अगर मुझसे क्लासेस लेते तो शायद आपको चीजें समझ में आ जाती कि इंडिया के अंदर केवल और केवल जमीन इंक्लूड नहीं होती है, जमीन के ऊपर की जो हवा है वो भी इंक्लूड होती है। क्या? बिल्कुल बिल्कुल वो भी इंक्लूड होती है। तो सर जमीन भी इंक्लूड होंगी, हवा भी इंक्लूड होंगी, जमीन और उसके ऊपर की हवा। यही नहीं, अभी तो और सुनो सर, ये जो यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है क्या, यहाँ पे ये जो कोना कन्याकुमारी का है, ये ऐसे अलग अलग कोने हैं, कहीं विशाखापट्टनम, कहीं कैलकाटा है, कहीं मुंबई है, कहीं गोवा है, कहीं गुजरात है। तो ये कोनों से 12 नॉटिकल माइल्स तक, क्या कहा मैंने बोलो? 12 नॉटिकल माइल्स तक वो भी इंडिया का राज्य माना जाता है। मतलब कि आप ये कह रहे हो सर कि जमीन से 12 नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स मतलब अप्रॉक्स 19.6 किलोमीटर होता है। तो 19.6 किलोमीटर तक इंडिया की जमीन मानी जाती है। मतलब सर यहां पे अगर ऑयल, मान लीजिए ऑयल रिग्स अपने को मिले, यहां की जमीन के अंदर ऑयल पाया जाता है, तो इसके ऊपर पूरा के पूरा इंडिया का कंट्रोल होगा। समझ रहे आप बात को? पूरा के पूरा इंडिया का कंट्रोल होगा। सर मान लो कोई ऐसी अबंडेंट लैंड है, मतलब ऐसी वाटर बॉडी है जिसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, समुद्र इलाका है, वहां पे मिला, तो वहां पे जॉइंट नेशंस मिलकर परफॉर्म करते हैं। कुछ हिस्सा आपको यूएन को देना पड़ता है, यूनाइटेड नेशंस को देना पड़ता है कि अपन समुद्री तट में जा रहे हैं और ऑयल रिग्स वगैरह कर रहे हैं। तो ऐसे केस में कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा यूएन को देके बाकी पूरा आपका है। जिस देश ने ढूंढा उस ऑयल रिग को वो वहां पे एक्सट्रैक्शन कर सकता है, ऐसा यहां पे बोला जाता है। ठीक है ना? चलो
तो अपन ने क्या देखा सर, होल ऑफ इंडिया के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो सर होल ऑफ इंडिया के अंदर जमीन भी आ गई, जमीन के ऊपर की हवा भी आ गई, और उसके साथ साथ क्या यहाँ पे अपन लोगों ने समुद्री तटों को भी कवर कर लिया क्या? हाँ सर, समुद्री तट को भी हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिया है। क्या आप बात को सारे लोग समझे ना? हाँ सर कह दो ना मुझे जल्दी से, यस सर एकदम बढ़िया से समझ गए करके, ठीक है ना। चलो अब मैं आगे बढ़ूंगा नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर, और नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या कहता है सर? नेक्स्ट वाला पॉइंट यहाँ पे बहुत ही प्यारी सी चीज डिस्कस कर रहा है, और वो प्यारी सी चीज क्या है देखो यहाँ पे। अब हम लोग बात करेंगे सर फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल यूनिट नंबर 1 से रिगार्डिंग। टोटल 4 यूनिट से पहला यूनिट में आप लोगों के साथ चालू करने यहाँ पे जा रहा हूं, ठीक है ना। देखो यहाँ पे सर, देखो इंट्रोडक्शन क्या कहता है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट इज वन ऑफ द स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिकॉग्नाइज एंड रेगुलेटेड बाय लॉ इन इंडिया। तो जो लॉ इन इंडिया होता है वो इसको रिकॉग्नाइज और रेगुलेट करता है। सेल इज टिपिकली बार्गेन बिटवीन द बायर एंड सेलर। तो बायर और सेलर के बीच में ये बार्गेन होता है। द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 अलाउज द पार्टी टू मॉडिफाई द प्रोविजंस ऑफ लॉ बाय एक्सप्रेस स्टिपुलेशन। मतलब बोला जाता है कि अगर दो पार्टीज आपस में बैठ के एक्सप्रेसली किसी चीजों को फिक्स करती है तो आप उनको मान लेना, लेकिन उन्होंने आपस में बैठ के किसी एक्सप्रेसली चीजों को फिक्स नहीं किया तो सोगा जो बोलेगा ना, तेरा भाई जो बोलेगा उस भाई की बात को आपने मान लेना है। क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, उस भाई की बात को आपने मान लेना है। क्या आप इस बात को सारे लोग समझे? बोलो बोलो बोलो, मुझे 1 मिनट आप होल्ड करेंगे क्या? थोड़ा सा 1 मिनट होल्ड करो, 1 मिनट होल्ड करो। एक बहुत ही गंदी मिस्टेक हो सकती है। ओके, तो इनिशियल कंस्ट्रक्शन परमिसिबल ओनली टू एक्सटेंड कि वो अवॉइड करे एब्सटर्डी एंड नॉट फर्दर। इसे गोल्ड, हाँ ठीक है, ओके परफेक्ट है, ठीक है। चलो तो हम लोगों ने क्या देखा सर? हम लोगों ने यहाँ पे जो चीज़ें पढ़ी ना, हम लोगों ने वो कौन सी चीज़ को पढ़ा? बोलो 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 फटाफट जल्दी से। सर हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि हम लोगों ने कौन सी चीज़ें पढ़ी सर? सेल ऑफ गुड्स एक्ट के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, ठीक है ना। चलिए अब देखो यहाँ पे, अब मैं आगे बातचीत करूंगा नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर। देखिए सेल ऑफ गुड्स एक्ट अपने आप में क्या होता है? स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या होता है बोलो जल्दी से सर? सेल ऑफ गुड्स एक्ट अपने आप में एक स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। रिकॉग्नाइज एंड रेगुलेटेड बाय लॉ इन इंडिया। तो जो इंडिया के अंदर लॉ है उसके द्वारा रिकॉग्नाइज और रेगुलेटेड है। सेल इज टिपिकली बार्गेन बिटवीन द बायर एंड सेलर। तो बायर और सेलर आपस में क्या बार्गेन करते हैं, आपस में क्या डिसाइड करते हैं, उसको सेल यहां पे बोला जाता है। द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 अलाउज द पार्टीज टू मॉडिफाई द प्रोविजंस ऑफ लॉ बाय एक्सप्रेस स्टिपुलेशन। मतलब आप एक्सप्रेस स्टिपुलेशन से चीजों को मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने हिसाब से चीजों को झुका सकते हैं, अपने हिसाब से आप चीजों को फेवर में कर सकते हैं। क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखो सेल of Goods Act 1930 is the act to define and amend the law relating to the sale of goods. It extends to whole of India. पूरे के पूरे इंडिया के ऊपर इसकी एप्लीकेबिलिटी है। पहले एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बोला जाता था, लेकिन अब ये नहीं बोला जाता। It came into force on 1st of July 1930. तो 1st of July 1930 को ये क्या लाया गया था? ये लोगों के ऊपर अप्लाई कर दिया गया था, लोगों के ऊपर लागू कर दिया गया था 1st of July 1930 से। कब से बोलो जल्दी से? 1st of July 1930 से ये लोगों के ऊपर एप्लीकेबिलिटी इसकी आ चुकी थी। क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझे क्या? यस सर एकदम बढ़िया से समझ गए। मैं आगे बढ़ रहा हूं मित्रों, अभी समझना ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग बढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट वाली चीजों के ऊपर, और नेक्स्ट वाली चीज कौन सी है? नेक्स्ट वाली चीज है डेफिनेशन से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है बोलो जल्दी से? डेफिनेशन से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए सभी लोग ध्यान दो। सर अगर हम लोग बात करें तो देखो 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 कौन सा सर? सेल ऑफ बायर एंड सेलर से रिलेटेड मैं बातचीत कर रहा हूं। किससे रिलेटेड बातचीत कर रहा हूं बोलो? बायर एंड सेलर से रिलेटेड बातचीत कर रहा हूं। सर ये बायर एंड सेलर क्या कहता है? बायर मींस अ पर्सन हु बायस और एग्रीज टू बाय द गुड्स। मतलब बायर का मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो गुड्स को बाय करता है या एग्रीज टू बाय द गुड्स। फिर से, ऐसा व्यक्ति जो गुड्स को बाय करता है या एग्री टू बाय द गुड्स करके। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझो, ये मान लीजिए ये कौन है? ये दुकानदार है, और ये कौन है बेटा? ये है बायर, ठीक है ना। तो बायर कब होगा? तो बायर का ये मतलब होगा जो गुड्स को बाय करता है। मतलब मैं कहता हूं आप मुझे 10 रुपए दो और बदले में आप मुझे गुड्स दो, या मैं ऐसा कहता हूं कि मैं अभी आपको 10 रुपए देता हूं, आप शाम तक मुझे गुड्स अवेलेबल करवा के देना, या मैं शाम में आऊंगा, मैं आपको 10 रुपए दूंगा और तब जाके आप मुझे गुड्स अवेलेबल करवा देना। तो ऐसे केस के अंदर इसे बायर
बोला जाता है। जैसे कि मान लीजिए मैं बात करूं आपके साथ ईशा के बारे में, ये ईशा ईशान के लिए कैडबरी खरीदना चाहती है और वो भी टुचुक वाली, जिसके अंदर वो ऐसा हार्ट होता है, वो पॉप आउट हो वाली, वो वाली। अब ईशा जाती है दुकान के ऊपर, वहां पे अगर वो कैडबरी अवेलेबल है तो ईशा पैसे देंगे, कैडबरी खरीद लेंगे। मान लो वो डेयरी मिल्क अवेलेबल नहीं है उस समय, तो ईशा कहेंगी कोई दिक्कत की बात नहीं, आप शाम तक वो चॉकलेट को अवेलेबल करवा देना, मैं आपसे आके खरीद लूंगी, क्योंकि मुझे ईशान को वही चॉकलेट गिफ्ट करना है। तो मैं कहूंगा इसे ईशा को हम लोग क्या कहेंगे, ईशा को हम लोग बायर कहेंगे। बोलो जल्दी से, ईशा को क्या बोला जाता है? ईशा को बायर बोला जाता है। ईशा को क्या बोलेंगे? बोलो, ईशा को बायर बोलेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्या आप इस बात को समझे? सारे लोग फट से बोलेंगे, क्या आप इस बात को बढ़िया से समझ गए क्या? यस सर। तो बायर का मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो गुड्स को बाय करता है या एग्री टू बाय करता है। ऐसा व्यक्ति जो गुड्स को बाय करता है या एग्री टू बाय करता है, उसे हम लोग बायर का नाम देते हैं, उसे हम लोग बायर कहते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखते हुए चलना है। समझ गए होंगे तो मैं आगे बढ़ता हूं बेटा। सारे लोग जल्दी जल्दी बोलो, क्या मैं आगे बढ़ूं? यस सर। आइए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट वाले केस के ऊपर चलेंगे। देखो ठीक है ना, सभी लोग देखिए यहाँ पे। तो बायर का मतलब क्या हुआ सर? बायर का मतलब हुआ पर्सन हु बायज द गुड्स और एग्रीज टू बाय गुड्स। सेलर का मतलब क्या होगा? हु सेल्स और एग्रीज टू सेल द गुड्स। जो एक तो बेच रहा है या वादा कर रहा है कि मैं तुम्हें गुड्स को बेचूंगा। तो मैंने क्या कहा, एक तो जो बेच रहा है या वादा कर रहा है कि मैं तुमको गुड्स को बेचूंगा, उसे अपन लोग क्या नाम देते हैं? उसे अपन लोग सेलर का नाम यहां पे दे दिया जाता है। अब देखो, the two terms buyer and seller are complementary and represent the two parties to a contract of sale of goods. Both the terms are however used in the sense wider than the common meaning. Not only the person who buys but also the person who agrees to buy is a buyer. Similarly, seller means not only a person who sells but also person who agrees to sell. तो दोनों केसेस को यहाँ पे कवर किया गया। इसको प्यार से काट देना पेंसिल से। इसका मतलब होता है कि बायर केवल और केवल वो व्यक्ति नहीं होता जो गुड्स को बाय कर रहा है। ये जो वादा भी करता है ना आपसे कि मैं गुड्स को बाय करूंगा, उसे भी आप लोग बायर का नाम देते हैं, उसे भी आप लोग बायर का दर्जा देते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखते हुए चलना है। चलो चले आगे, बोलो आगे बढ़े क्या? आओ देखो देखिए यहाँ पे, तो हम लोगों ने क्या देखा सर? हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट किया किसको? हम लोगों ने यहाँ पे बायर एंड सेलर के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा किया, या बायर एंड सेलर से रिलेटेड हम लोगों ने यहाँ पे बातचीत किया है। ठीक है ना। अब मैं नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर चलूंगा। देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, गुड्स एंड अदर रिलेटेड टर्म्स के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। किससे रिलेटेड? गुड्स एंड अदर रिलेटेड टर्म्स, यानी कि गुड्स के बारे में बेसिकली मैं आपके साथ यहाँ पे बातचीत करने जा रहा हूँ। ये एक डेफिनेशन आज अपनी यहाँ पे कवर होंगी। इसके बाद की डेफिनेशन अपन अगले हिस्से पढ़ना चालू करेंगे। मतलब गुड्स के बाद गुड्स के जो क्लासिफिकेशन है, टाइप्स है, इसको अपन लोग अगले लेक्चर से देखेंगे। लेकिन ये लेक्चर के अंदर गुड्स की इस डेफिनेशन को अपने को पढ़ते हुए चलना है। ठीक है ना। सभी लोग प्लीज फोकस करना स्क्रीन के ऊपर। 1 मिनट को पंखा चलो आ जाओ, परफेक्ट है, बहुत ही बढ़िया। आओ अब देखो मैं क्या कह रहा हूं आपके साथ। सर हम लोग यहाँ पे बात करें गुड्स से रिलेटेड, तो गुड्स का मतलब क्या होता है? अरे भाई साहब, पंखा तो इतना तेज है कि मतलब भूती हो जाए। चल आओ सर, अब अगर मैं बात करूं ना, तो गुड्स का मतलब क्या होता है? तो गुड्स मींस, देखो शब्द क्या यूज हुआ है यहाँ पे? गुड्स मींस। क्या शब्द हुआ है? बोलो जल्दी से, गुड्स मींस करके। तो गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। हर एक काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी को इन्होंने गुड्स बोल दिया है। कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी, सर ये वॉच जो है मूवेबल प्रॉपर्टी, ये गुड्स है। मैं कहूंगा आपके साथ सर ये वाली दूसरी वाली वॉच है, ये भी मूवेबल प्रॉपर्टी है। सर यहाँ प्रिंटर रखा हुआ है, गुड्स है। सर ये पेंसिल रखी हुई है, गुड्स है। ये यहाँ पे जो पानी की बोतल रखी हुई है, ये भी गुड्स है। सिंपल सा कहने का तात्पर्य है मेरा कि गुड्स का मतलब होता है एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। हर एक काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, हर एक काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी को अपन लोग गुड्स का नाम देते हैं। क्या? यस सर, हम लोग गुड्स का नाम यहां पे देते हैं। क्या आप इस बात को समझे? यस सर। लेकिन देखो, अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी,
समझा, समझना। गुड्स मतलब सर एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। एक्शनेबल देखो, मनी का मतलब होता है पिस्सा, बेटा पिस्सा रोकड़ा जो पैसा होता है ना, ये रोकड़ा पैसा को गुड्स नहीं कहते। क्या कहा मैंने, बोलो, रोकड़े पैसे को अपन लोग गुड्स नहीं कहते, इस बात का ध्यान रखना। रोकड़े को गुड्स नहीं बोलना है, क्योंकि गुड्स खरीदे जाते हैं रोकड़े से। आप ये रोकड़े को ही आप गुड्स क्लासिफाई मत कर देना। और इसके अलावा कोई एक्शनेबल क्लेम होता है। एक्शनेबल क्लेम का मतलब, मान लो मैंने नरेश को उधार पर गुड्स दिया, अब वो जो उधारी है, वो जो डेट है मेरा, क्योंकि नरेश मेरा डेटर होता है, तो मैं डेटर के ऊपर केस करके क्या पैसे को क्लेम कर सकता हूं? क्या डेटर के ऊपर एक्शन करके मैं क्लेम कर सकता हूं? क्या मैं उसे एक्शनेबल क्लेम कह सकता हूं? क्या हां सर, मैं बिल्कुल बोल सकता हूं। तो एक्शनेबल क्लेम और मनी, क्या कहा मैंने, बोलो, एक्शनेबल क्लेम और मनी को छोड़कर हम लोग कहेंगे कि बाकी गुड्स इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो मूवेबल प्रॉपर्टी में से एक्शनेबल क्लेम को हटा दो, पैसे को हटा दो। पैसा भली मूवेबल लग रहा है, फिर भी वो क्या गुड्स होने वाला है? क्या नहीं सर, वो गुड्स नहीं होने वाला है, ऐसा यहां पे बोल रखा है, ऐसा यहां पे बोला जा रहा है ना? यस सर। फिर देखो, एंड इंक्लूड्स स्टॉक एंड शेयर्स, मतलब ये गुड्स के अंदर इंक्लूड हो रहे हैं। शेयर्स का मतलब क्या होता है? आपने स्टॉक मार्केट में सुना होगा, शेयर्स को आप बाय सेल कर सकते हो, कंपनी के शेयर्स को खरीदी और बिक्री कर सकते हो, वो गुड्स होता है। और ग्रुप ऑफ शेयर्स, जैसे 10 शेयर से एक स्टॉक बनता है, 20 शेयर से एक स्टॉक बनता है, कहीं कहीं 30 शेयर से एक स्टॉक बनता है। तो स्टॉक्स और जो शेयर्स होंगे, ये भी गुड्स यहां पे माने जाते हैं। ग्रोइंग क्रॉप्स का मतलब होता है झाड़ भी यहां पे गुड्स माने जाते हैं। इसके अलावा ग्रास या थिंग्स अटैच टू या फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अ लैंड, मतलब कोई भी चीज जो लैंड के ऊपर है, उसे अपन लोग कहेंगे, इसे भी गुड्स मान लो। कब? विच आर एग्रीड टू बी सीवियर्ड का मतलब होता है अलग करना। तो जो एग्री किए गए कि हम इसको अलग कर देंगे बिफोर सेल अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जैसे कि देखो, मैं कहूंगा आपके साथ कि ये जो झाड़ है ना, ये पूरे के पूरे झाड़ को मैं गुड्स मान लूंगा। कब मान लूंगा? मान लीजिए जब मैं ऐसा वादा करता हूं, मैं यहां पे चारवी से वादा करता हूं कि चारवी, ये जो वुड है ना, ये जो है ना, ये मैं आपको अलग करके दूंगा। मतलब पहले मैं इसको तोड़ूंगा, पहले मैं इसको काटूंगा, काटने के बाद इसको ऐसे वुडन लॉग्स बनाऊंगा, इसके ऊपर जो फ्रूट्स होंगे वो फ्रूट्स को अलग करूंगा और फिर मैं आपको सेल करूंगा। पहले ये चीज करूंगा, उसके बाद सेल करूंगा, तब मैं कहूंगा आपके साथ कि ये जो झाड़ लगे हुए हैं ना, जो ग्रास अटैच्ड है, जो थिंग्स अटैच है, जो जमीन के ऊपर है, तब जाके आप इसको गुड्स मान लेना। कब गुड्स मानोगे? जब आपने ये वादा किया है कि पहले इसको तोड़ूंगा, पहले इसको काटूंगा और काटने के बाद उसको बंडल करूंगा। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं कि इसको बंडल करूंगा, इसके फ्रूट्स को अलग करूंगा, फिर जाके मैं कहूंगा कि ये गुड्स की कैटेगरी के अंदर आता है। क्या? ये सर मुझे एक बात बताइए, आपने ना, मान लो जैसे आपने ये पूरे के पूरे जमीन को बेच दिया, तो मैंने ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी उठा के नरेश को बेच मारा। आप समझ के देखो, ये पूरी प्रॉपर्टी मैंने नरेश को बेच दिया, क्या मैं इसे गुड्स कहूंगा? क्या ना, इसे गुड्स नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि बेटा समझो, ये तो अब इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई ना, और गुड्स की बेसिक कंडीशन क्या थी? गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। क्या होती है? बोलो, गुड्स मींस मूवेबल। अरे समझ रहे क्या? बोलो ना। हाँ सर, तो हम लोगों ने क्या देखा? गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, लेकिन एक्शनेबल क्लेम्स और मनी को अलग कर देना, शेयर्स और स्टॉक को इंक्लूड कर देना। सर ग्रोइंग क्रॉप्स या ग्रास या जो भी अटैच्ड है, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड है, उसको सर रखिएगा। लेकिन जो आपने पहले से एग्री कर रखा है कि इसको हम लोग अलग करेंगे और फिर आपको बेचेंगे, तब जाके आप लोग उसको क्या बोलेंगे? तब जाके हम लोग उसको बोलेंगे ये गुड्स की कैटेगरी के अंदर आता है। क्या? बिल्कुल सर, ये गुड्स की कैटेगरी के अंदर यहाँ पे आ जाता है। ठीक है ना? चलिए अब देखो, दिस इज अ वाइडर डेफिनेशन दैट इज कंटेन इन द इंग्लिश लॉ विच डज नॉट कंसिडर स्टॉक एंड शेयर्स एज गुड्स दो इट इंक्लूड्स अ शिप करके। तो वाइडर डेफिनेशन इन इंग्लिश लॉ है। इंग्लिश लॉ के अंदर मतलब यहाँ पे ना, ये लोग क्या करते हैं, इंग्लिश लॉ के अंदर शेयर्स को गुड्स नहीं मानते, लेकिन अपन इंडियन लॉ के अंदर उसको मानते हैं। क्या? यस सर, डेफिनेटली अपन उसको मानते हैं। ठीक है ना? देखो, एक्शनेबल क्लेम्स आर द क्लेम्स दैट आर एनफोर्स्ड ओनली बाय द एक्शन और अ सूट। जैसे कि डेट हो गया, अ डेट नॉट ओनली अ मूवेबल प्रॉपर्टी और गुड्स, इवन अ फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीट, जो एफडीआर होता है, इसको भी अपन लोग गुड्स कंसीडर करते हैं।
क्योंकि फिक्स डिपॉजिट रिसीट पैसा होता है बैंक के पास, आपके पास होता है सर्टिफिकेट, और सर्टिफिकेट आप आसानी से ट्रेड कर सकते हो। क्या? बिल्कुल बिल्कुल ट्रेड कर सकते हो, तो वो भी गुड्स माना जाता है। तो मनी गुड्स नहीं, और जो डेट है ये भी गुड्स की कैटेगरी के अंदर नहीं आता है, ऐसा हम लोगों ने यहाँ पे देखा। ठीक है ना? चलो तो देखो एक हल्का सा चार्ट बनाएंगे। चार्ट कहाँ बनाएंगे? यहाँ पे अपने पास जगह है बेटा, ठीक है, यहाँ चार्ट बनाएंगे। तो देखो गुड्स में क्या बोला जा रहा है, गुड्स हम्म हो गया। भारी बना लिया अपन ने चार्ट, नहीं? सर सुबह की क्लास का टाइम फिक्स कर दो, मेरे हिसाब से आपका टाइम अब फिक्स हो जाएगा, और वो होगा आपका 11:30 11:45 का, क्योंकि अभी एक्चुअली 10:15 से 11:15 तक एक क्लास होती है, एक न्यू बैच चालू हुई है भी इंटरमीडिएट की, और फिर वो वाला टाइमिंग यहाँ पे रहने वाला है आपका, उसके बाद फिर आपकी क्लास होगा, है ना? चलो हो गया क्या? आ जाओ फिर नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर चलेंगे। नेक्स्ट वाली चीज बात करता है किससे रिलेटेड? गुड्स से रिलेटेड बात करता है। गुड्स के 3 क्लासिफिकेशन होते हैं, एक होता है एग्जिस्टिंग गुड्स, दूसरा होता है फ्यूचर गुड्स, तीसरा होता है कंटिंजेंट गुड्स। सर एग्जिस्टिंग के अंदर और 3 कैटेगरी है, एक स्पेसिफिक, एसर्टेन और अनएसर्टेन। क्या कहा मैंने? बोलो जल्दी से। सर एक थी स्पेसिफिक, एसर्टेन और अनएसर्टेन करके। तो गुड्स की 3 कैटेगरी कौन सी? एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स, कंटिंजेंट गुड्स। एग्जिस्टिंग के अंदर और 3 कैटेगरी यानी कि स्पेसिफिक, एसर्टेन और अनएसर्टेन, ये और 3 कैटेगरीज इसके अंदर यहाँ पे होती है। ठीक है ना? चलो अब एक एक कैटेगरीज को पढ़ना स्टार्ट करेंगे एकदम बढ़िया से। देखो यहाँ पे एग्जिस्टिंग गुड्स का क्या मतलब होता है? तो एग्जिस्टिंग गुड्स आर सच गुड्स दैट आर इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो जिस समय आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को बना रहे हो उस समय जब गुड्स एग्जिस्टेंस में होते हैं, क्या कहा मैंने? बोलो। उस समय जब गुड्स एग्जिस्टेंस में होते हैं, उस समय जब गुड्स एग्जिस्टेंस में होते हैं तो उसे एग्जिस्टिंग गुड्स बोला जाता है। दैट इज दोज गुड्स दोज ओन्ड एंड पजेस्ड बाय द सेलर एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड सेल। मतलब देखो क्या बोला गया है, एग्जिस्टिंग गुड्स मतलब वो गुड्स जो एग्जिस्ट करते हैं एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। मतलब सेलर और बायर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और अगर ये गुड्स से रिलेटेड है, मतलब अब सोच के देखो क्या ये गुड्स एग्जिस्ट कर रहा है क्या? हाँ सर ये गुड्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसे एग्जिस्टिंग गुड्स बोला जाता है। मतलब क्या कि सर गुड्स, ऐसे गुड्स जो एग्जिस्ट करते हैं जिस समय बायर और सेलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है उसे एग्जिस्टिंग गुड्स बोला जाता है। मतलब सर ओन्ड है, ओन्ड का मतलब होता है इससे इसके ऊपर पूरा मेरा हक है, ओन्ड है। ये जो फोन है मेरा ओन्ड है। एक ओन होता है और दूसरा रेंट से लिया जाता है, ये मेरा, इसके ऊपर मेरा अधिकार है, इसलिए मैं कहूंगा
कहूंगा ओन गुड्स है, ये ओन गुड्स है और जो मेरे पोजेशन में भी है ना बेटा एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, तो मैं उसे क्या कहूंगा, मैं उसे एग्जिस्टिंग गुड्स की कैटेगरी के अंदर डालता हूं। किसकी कैटेगरी के अंदर डालता हूं, बोलो जल्दी से, एग्जिस्टिंग गुड्स की कैटेगरी के अंदर मैं उसको डालता हूं। ठीक है ना। देखो सर एग्जिस्टिंग गुड्स का मतलब क्या है, एग्जिस्टिंग गुड्स आर सच गुड्स दैट आर इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, दैट इज दोज आर ओन्ड पजेस्ड बाय द सेलर एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो जिस समय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो रहा है ना, उस समय हम लोग क्या कहेंगे सर, उस समय हम लोग यहाँ पे है ना, जिस समय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो रहा है, अगर आपके पास गुड्स, एक तो आपके पास पोजेशन है या आपके पास ओनरशिप है, तो हम लोग कहेंगे कि इस गुड्स को क्या नाम देते हैं, इस गुड्स को एग्जिस्टिंग गुड्स का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, बोलो, इस गुड्स को एग्जिस्टिंग गुड्स का नाम देते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखते हुए चलना है, समझे क्या बात को। जैसे देखो आप मेरे शॉप के ऊपर आए बेटा, और जब आप मेरे शॉप के अंदर आए ना, तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे है ना, ये बहुत सारे यहाँ पे ये पड़े हुए, क्या बहुत सारे बिस्किट्स यहाँ पे रखे हुए हैं। तो अब देखना, आप यहाँ पे मेरे पीछे है ना बहुत सारे आपको बिस्किट्स नजर आएंगे। तो ये जो बिस्किट्स आपको नजर आ रहे हैं, इसे मैं क्या कहूंगा आप लोगों के साथ, सर इसे हम लोग कहते हैं कि ये अपने आप में क्या होता है सर, ये अपने आप में क्या माना जाता है, बोलते नहीं आप लोग सर, ये अपने आप में माना जाता है। जैसे देखो मैं ऐसा कहूंगा आपके साथ, अब ये बहुत सारे बिस्किट्स मेरे शॉप में पड़े हुए हैं, तो मैं कहूंगा आपके साथ ये क्या है बेटा, ओन्ड एंड पजेस्ड है मेरे द्वारा। ये एक तो पोजेशन में भी है या इसके ऊपर ओनरशिप मेरी है, तो मैं कहूंगा इसे मैं नाम दूंगा कौन सा गुड्स, बोलो जल्दी से सर, इसे हम लोग नाम दे देंगे आपका एग्जिस्टिंग गुड्स की कैटेगरी आ जाती है। कौन से गुड्स की कैटेगरी आती है, बोलो, एग्जिस्टिंग गुड्स की कैटेगरी आती है क्या, यस सर, एग्जिस्टिंग गुड्स अपन लोग इसे नाम दे दिया जाता है। चलो आगे बढ़ेंगे ना, आओ मित्रों आओ यहाँ पे ध्यान देंगे। अब एग्जिस्टिंग के अंदर भी स्पेसिफिक, एज सर्टेन और अन एज सर्टेन, ऐसे 3 गुड्स की कैटेगरी है जिसको अपन लोग अगले लेक्चर में देखने वाले हैं। कल सुबह भी अगेन अपनी राइटिंग प्रैक्टिस होंगी और राइटिंग प्रैक्टिस के बाद अपना यहाँ पे रेगुलर सेशन होने वाला है, ठीक है ना। तो राइटिंग प्रैक्टिस रेगुलर सेशन, राइटिंग प्रैक्टिस रेगुलर सेशन, ये सारी चीजें अपनी चलते रहने वाली है, बराबर है क्या, यस सर, ठीक है। चलो चले क्या, आगे बढ़े क्या, बोलो जल्दी से, है ना। तो एक क्विकली रिवाइज करवा देता हूँ, अपन ने आज क्या क्या पढ़ा सर। गुड्स, बायर एंड सेलर की डेफिनेशन देखी, गुड्स की बहुत बड़ी डेफिनेशन देखी, और गुड्स में 3 कैटेगरी अभी हम लोग देख रहे हैं। एग्जिस्टिंग गुड्स, एग्जिस्टिंग गुड्स का मतलब होता है सर ऐसे गुड्स जो ओन्ड एंड पजेस्ड है, किसके द्वारा सर, ओन्ड एंड पजेस्ड है बायर या सेलर के द्वारा, तो ऐसे केस में उसे एग्जिस्टिंग गुड्स की कैटेगरी बोली जाती है, ठीक है ना। अगला है फ्यूचर और फिर कंटिंजेंट गुड्स है, और एग्जिस्टिंग गुड्स की तीनों कैटेगरीज अपनी यहाँ पे बची हुई है। कल सुबह राइटिंग प्रैक्टिस होगा, कोशिश यही रहेंगी कि सुबह के समय हम लोग राइटिंग प्रैक्टिस करते हुए चले और शाम के क्लासेस के अंदर हम लोग पढ़ाई करते हुए चले, ठीक है ना। ऐसी कोशिश यहाँ पे रहने वाली है। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर, अभी आपका अकाउंट्स का क्लास है इसके बाद। टिल देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल इन दी। सो आप सभी लोगों को ये लेक्चर बहुत ही बढ़िया तरीके से पसंद आया हो। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको ये सारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप हमसे स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ सकते हैं जब आप अल्टीमेट सीए का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। इसके लिए आपको ultimatecA.com के ऊपर जाना है और आप यहाँ पे गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करेंगे। गेट स्टार्टेड के ऊपर जैसे कि सीए फाउंडेशन के अंदर मैं आपको सीए फाउंडेशन का लॉ, सीए इंटरमीडिएट का लॉ और सीए इंटरमीडिएट का ऑडिट, ये 3 सब्जेक्ट्स मैं आपको पढ़ाता हूँ आपके सीए जर्नी के अंदर। और अगर आपको यहाँ पे जैसे अभी सीए फाउंडेशन पे आप टैप करेंगे न्यू कोर्स के ऊपर, अब अगर आपको हमारे पूरे कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेना है तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, देखिए सीए फाउंडेशन न्यू सिलेबस ऑल सब्जेक्ट्स लॉ बाय इंद्रेश गांधी आपको यहाँ पे दिख रहा है। या अगर आपको सिर्फ और सिर्फ लॉ का सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप सिर्फ बिजनेस लॉस के सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए 2 ऑप्शन आते हैं, एक होता है लाइव का, एक होता है रिकॉर्डेड का। तो लाइव क्लासेस के अंदर जब मैं लाइव क्लास लेता हूं तो आप लाइव लेक्चर के अंदर जुड़ सकते हैं, ठीक है ना, तो वो लाइव के अंदर ऑप्शन होता है। और रिकॉर्डेड के अंदर आपको जैसे आज सुबह जो लेक्चर होता है ये आज शाम तक या अगले दिन अपलोड कर दिया जाता है हमारे ड्राइव के ऊपर, जिसके थ्रू आप देख सकते हैं। दोनों में आपको 3 व्यूज मिलते हैं, लाइव का 1 व्यू काउंट होता है और रिकॉर्डेड के 2 व्यूज। मैं आपको व्यूज का मतलब समझा देता हूं। 60 मिनट का लेक्चर है तो आप उसको 180 मिनट तक देख सकते हो, बार बार देखो, 1000 बार देखो, बंद चालू करते रहो, कुछ भी करो, आप
180 मिनट तक, जब तक खत्म नहीं हो जाता वो लेक्चर तब तक आप उसको देख सकते हैं। 180 मिनट तक मतलब एक लेक्चर को मोटा मोटी समझ लो आप 3 बार देख सकते हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी बच्चा फाउंडेशन का है, इंटर का है या फाइनल का है, वो एक बार लेक्चर को कंप्लीट कर ले, उसके बाद दोबारा से वो रेगुलर सेशन तो देखने नहीं वाला है, ठीक है ना। और देखना भी है तो आपके पास तो काफी व्यूज पड़े होते हैं। फिर यहाँ पे फिर ऑप्शन मिलता है आपको विद बुक्स विदाउट बुक्स का। अगर मान लो आपको विदाउट बुक्स वाला ऑप्शन है तो -500 यहाँ पे कर दिया जाता है। आपको पीडीएफ प्रोवाइड होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको किताब ही नहीं देंगे हम लोग, किताब मिलेंगी लेकिन यहाँ पे आपको पीडीएफ मिलता है। और विद बुक्स के अंदर आपको हमारी कलर्ड बुक्स आपको प्रोवाइड की जाती है, जो भी चीजें यहाँ पे आती है, राइट। तो यहाँ पे व्यूज का आपने सिलेक्ट कर लिए, सारी चीजें सिलेक्ट हो गई, ऐड टू कार्ट कीजिए और उसके बाद डायरेक्टली आपको यहाँ पे ये करना है। अगर कोई मान लीजिए कभी कभार ऑफर चलते रहते हैं तो आप यहाँ पे कूपन कोड डाल सकते हैं, जैसे अल्टीमेट कूपन कोड होता है, ऐसे आप कूपन कोड्स डालेंगे तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट भी बढ़िया तरीके से मिल जाता है, राइट। तो एकदम बढ़िया तरीके से आपको सेशन समझ में आ गया। और टिल देन थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बाय बाय।